Welcome back to the Lucky Steady Point Army. Myself ओमपाल सिंह राठौड़, सूर्य के समान वैदिप्यमान पुष्पक समान असीम सौंदर्य से युक्त एवं पवित्रता की प्रतीक शिक्षा की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे के चरणों में वंदन एवं आप सब बहुत सुधीर श्रोताओं को राजस्थान की उपकाशी के नाम से विख्यात डीडवाना में स्थित भवादिया की पवित्र पावन धरा की ओर से आप सबको नमन करते हैं। चंद अल्फाजों के साथ हम आज की इस उपनिषद सभा का आरंभ करते हैं। भगवान आप सबको और मुझे सद्बुद्धि दे ताकि हम इस उपनिषद सभा का सही ढंग से संचालन कर सकें। किसी ने ठीक लिखा है कि मुस्कुराती हुई जिंदगानी चाहिए, स्वर जिंदगी में जागृत कहानी चाहिए। मुस्कुराती हुई जिंदगानी चाहिए, स्वर जिंदगी में जागृत कहानी चाहिए। ये दुनिया अपनी हो जाती है दोस्तों, माँ सरस्वती की केवल मेहरबानी चाहिए। दलीलें हुद्दते करना तो केवल वक्त खोना है, दलीलें हुद्दते करना तो केवल वक्त खोना है। कसौटी खुद बताती है कि पीतल है या सोना है। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, समर में घाव खाता है उसी का मान होता है। छुपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है। सर्जन में चोट खाता है जो छेनी और हथौड़े की, वही पत्थर किसी मंदिर में कहीं भगवान होता है, वही पत्थर किसी मंदिर में कहीं भगवान होता है। हम आज जिस उपनिषद सभा का आरंभ कर रहे हैं उसमें से टॉपिक होगा रक्त परिसंचरण तंत्र। तो उस रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है और रक्त परिसंचरण तंत्र या परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम कौन कौन सी जो टॉपिक है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। देखो, परिसंचरण का अर्थ, परि का अर्थ होता है चारों ओर और संचरण का अर्थ होता है गमन करना, गति करना या चलना। अब देखो, इस परिसंचरण के अंतर्गत हम सबसे पहले हम बात करेंगे रक्त। रक्त कहो, ब्लड कहो, खून कहो, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बात एक ही है। उसके बाद में यदि परिसंचरण की बात करें तो परिसंचरण के अंतर्गत हम पढ़ते हैं रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं। उसके पश्चात यदि हम बात करें तो परिसंचरण के अंतर्गत पढ़ते हैं हम हृदय। ठीक है, परिसंचरण तंत्र कहूं या मैं सर्कुलेटरी सिस्टम कहूं तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। ठीक है, परि का अर्थ क्या होता है चारों ओर और संचरण का अर्थ क्या होता है गमन करना या गति करना, और तंत्र का अर्थ होता है सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसके अंतर्गत जो ब्लड है वो अंदर ही अंदर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, देखो, रक्त परिसंचरण तंत्र की यदि हम बात करें तो रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में सर्वप्रथम जो बताने वाले विद्वान थे वो थे विलियम हार्वे। कौन थे? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था। आगे यदि हम बात करें तो रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी का अर्थ होता है कनेक्टिव टिश्यू। तरल का अर्थ क्या होता है ऐसा सिस्टम जो बह रहा है, और संयोजी का अर्थ होता है जोड़ने वाला, ऐसा सिस्टम जो शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को जोड़ने का कार्य करता है। वो कौन सा है? ब्लड है। जैसे मान लो शरीर के किसी भी हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचानी है या कोई भी सूचना पहुंचानी है तो किसके थ्रू पहुंचाई जाएगी? रक्त के थ्रू पहुंचाई जाएगी। ठीक है, तो रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। संयोजी का अर्थ होता है जोड़ने वाला। संयोजी का अर्थ क्या होता है? जोड़ने वाला। तो रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक। आगे यदि हम बात करें रक्त की, तो रक्त की जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय।
कैसी होती है भाई? क्षारीय। क्षारीय में यदि हम बात करें तो इसका पीएच मान होता है 7.4 से लेके 7.8। कितना होता है? 7.4 से लेकर 7.8। ठीक है। आगे यदि हम बात करें कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, रक्त का निर्माण मतलब ब्लड जो है वो रक्त जो है वो कहाँ बनता है। देखो वयस्कों में या अडल्ट की मैं बात करूं तो इस अडल्ट में इसका जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बोन मेरो। क्या कहा जाता है? बोन मेरो। अब बोन मेरो क्या होता है? हड्डियों के बीच में एक खोखली जगह होती है, बीच में खोखली समझते हो, बीच में से हड्डियों के बीच में से खाली स्थान होता है, उस स्थान को कहा जाता है बोन मेरो। क्या कहा जाता है? बोन मेरो। इसमें इसी बोन मेरो में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स इत्यादि का निर्माण होता है। ठीक है। तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में किसका होगा? वो होगा वयस्कों का। किसका होगा? वयस्कों का। वयस्कों में जो रक्त का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा या बोन मेरो में। आगे यदि हम बात करें बच्चों में, बच्चों में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? बच्चों में जो रक्त का निर्माण होता है वो होता है तिल्ली या स्प्लीन में। कहाँ होता है? तिल्ली या स्प्लीन में। उसके पश्चात यदि हम बात करें गर्भावस्था या भ्रूणी अवस्था, गर्भावस्था या भ्रूणी अवस्था। अब देखो जब भी सबसे पहले जब शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है तो निर्माण किसका होता है? जाइगोट का होता है। किसका निर्माण होता है? जाइगोट का। अब देखो जाइगोट के पश्चात जो निर्माण होता है उसमें 3 लेयर बनती है। कितनी लेयर बनती है? 3 परतें बनती है, जिसे मीजोड्रम, एक्टोड्रम और आइनोड्रम के नाम से जाना जाता है। कितनी परतें बनती है? 3। मीजोड्रम, एक्टोड्रम और आइनोड्रम। जो मीजोड्रम होता है उसी में किसका निर्माण होता है? रक्त का निर्माण होता है। तो गर्भावस्था या भ्रूणी अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? मीजोड्रम में। और यदि पूछा जाए कि ब्लड किस प्रकार का ऑर्गन है तो ब्लड इज ए मीजोड्रमल ऑर्गन। ठीक है। तो गर्भावस्था या भ्रूणी अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? मीजोड्रम में। मीजोड्रम में। कहाँ होता है? मीजोड्रम में। आगे यदि हम बात करें तो रक्त जो है, रक्त मानव शरीर के भार का, मानव शरीर के भार का 7% होता है। कितना होता है? 7% होता है। 7%। जैसे मान लो कोई बंदा 49 किलो का है तो 49 का 7% कितना होगा भाई? 49 इंटू 7/100। 2 के बाद में पॉइंट लगा दो, कितना हो जाएगा? 9 सत्ते 63, 3 6, 7 चौक 28 और 6 34। 2 के बाद में पॉइंट लगा लो। तो यदि कोई बंदा 49 किलो का है तो उसमें रक्त की मात्रा कितनी होगी? 3.43 लीटर। कितनी होगी? 3.4 लीटर। ठीक है। आगे यदि हम बात करें रक्त के
दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? रक्त के दो भाग होते हैं। एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। रुधिराणु, रुधिराणु। अब देखो, यदि हम बात करें कि रक्त का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है, तो रक्त का जो अध्ययन है विज्ञान की हिमेटोलॉजी शाखा में किया जाता है। कौन सी शाखा में किया जाता है? रक्त का अध्ययन विज्ञान की हिमेटोलॉजी या हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी शाखा में किया जाता है, शाखा में किया जाता है। अब देखो, रक्त जो बनता है वो किससे बनता है? हिम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन के बनने से किसका निर्माण होता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। हिम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। रक्त की यदि हम बात करें तो रक्त में सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? आयरन या लोहा तत्व पाया जाता है। देखो, यदि शरीर में लोह तत्व की कमी हुई तो हमारे शरीर में किसकी कमी होगी? हीमोग्लोबिन की कमी होगी। और हीमोग्लोबिन की कमी हुई तो शरीर में आरबीसी की कमी होगी। और आरबीसी की जो कमी होती है उसे एनीमिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एनीमिया या रक्तहीनता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो रक्त का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? हेमेटोलॉजी शाखा में किया जाता है। अब देखो, हम रक्त के जो भाग है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रक्त के जो दो भाग लिखवाए थे उनमें से पहले की बात करते हैं प्लाज्मा। देखो, अलग अलग जगह प्लाज्मा का अलग अलग महत्व है। जैसे पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो भी प्लाज्मा है, वो ये वाला प्लाज्मा नहीं है, ये प्लाज्मा अलग है। ठीक है, प्लाज्मा की यदि हम बात करें तो प्लाज्मा कुल रुधिर का लगभग 55% होता है। कितने प्रतिशत होता है? 55%। जैसे मान लो 100% कोई चीज है, उसमें से अकेला 55% क्या होगा? प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा के रंग की यदि हम बात करें तो प्लाज्मा हल्के पीले रंग का एक अजीवित पदार्थ होता है। रंग, प्लाज्मा हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का एक अजीवित पदार्थ होता है। प्लाज्मा के कार्य, काम क्या है प्लाज्मा का, है ना? प्लाज्मा के कार्य, पोषक तत्व, पोषक तत्व व हार्मोन्स का, हार्मोन्स का परिवहन करना, परिवहन करना। देखो, परिवहन का अर्थ क्या है? लाना और ले जाना। जैसे हमने बात की थी, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण और जल। तो इन पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का जो कार्य है वो कौन करता है? प्लाज्मा करता है। ठीक है, पोषक तत्व और हार्मोन को जो लाने और ले जाने का जो कार्य है वो कौन करता है? प्लाज्मा करता है। ठीक है, जैसे मान लो
आपने अभी हमने बात की है पोषक तत्व तो हमने पहले बता रखे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन जो शब्द है सर्वप्रथम स्टार्लिंग ने दिया था। किसने दिया था? स्टार्लिंग ने दिया था 1905 में। हार्मोन हमारे शरीर में रुधिर में मिलकर हमें उत्तेजित करने का कार्य करते हैं, इसलिए हार्मोन को उत्तेजित करने वाले पदार्थ या संदेशवाहक के नाम से भी जाना जाता है। यदि मैं हार्मोन्स को दूसरे शब्दों में कहूँ तो हार्मोन क्या है? एक संदेशवाहक है। जैसे मान लो आपको गुस्सा आया या किसी ने कोई अनावश्यक नुक्ताचीनी की, आपको गुस्सा आया, तो गुस्सा आया तो हार्मोन कौन सा रिलीज होगा? एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा रिलीज होगा? एड्रीनलिन हार्मोन। तो मतलब उत्तेजित करने का भी काम करता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? उत्तेजित करने वाले पदार्थ या संदेशवाहक भी कहा जाता है। किसको? हार्मोन्स को। जब हम अंतःस्रावी ग्रंथियां या एंडोक्राइन ग्लैंड्स जब हम पढ़ेंगे उस समय हार्मोन की विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे आपने कभी नाम सुना होगा पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, है ना, एड्रिनल ग्रंथि, है ना। तो ये जो सारी ग्रंथियां हैं वो कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथियां है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रस को क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्मोन कहा जाता है। जैसे किसी की जो वृद्धि होती है, लंबाई, है ना, तो लंबाई के लिए जो महत्वपूर्ण हार्मोन है वो कौन सा है? एसटीएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एसटीएच। यदि इस हार्मोन की जो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग जो होता है एडिनोहाइपोफाइसिस, कौन सा? एडिनोहाइपोफाइसिस। तो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से जो हार्मोन निकलता है एसटीएच, वो क्या करता है? हमारी जो लंबाई है उसको निर्धारित करता है। यदि एसटीएच हार्मोन की कमी हुई तो आदमी कैसा हो जाएगा? बोना। और यदि ज़्यादा अधिकता रही तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा? भीमकाय हो जाएगा, मतलब अत्यधिक लंबा हो जाएगा। ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो प्लाज्मा के कारण ही रक्त किस अवस्था में पाया जाता है? द्रवावस्था में पाया जाता है। प्लाज्मा के कारण, प्लाज्मा के कारण रक्त, प्लाज्मा के कारण रक्त द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में पाया जाता है। प्लाज्मा के कारण रक्त द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? चले आगे। अब देखो रक्त का जो दूसरा भाग है वो कौन सा है? रुधिराणु। रुधिराणु। इस रुधिराणु के अंतर्गत क्या क्या किस किस को शामिल किया जाता है? रुधिराणु के अंतर्गत ही आरबीसी, आरबीसी जिसे रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स या लाल रक्त कणिका या एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जिसे वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स या श्वेत रक्त कणिका या ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। किसको? डब्ल्यूबीसी को। या ब्लड प्लेटलेस, ब्लड प्लेटलेस, या इसे कहा जाता है रक्त बिंबाणु। क्या कहा जाता है? रक्त बिंबाणु। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी की। आरबीसी देखो देखो आरबीसी का यदि पूरे नाम की यदि हम बात करें तो इसका पूरा नाम है रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स, या इसे हिंदी में कहा जाता है लाल रक्त कणिकाएं। क्या कहा जाता है? लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं। विज्ञान की जो भाषा है इसमें टेक्निकल जो इसका नाम है वो क्या है? एरिथ्रोसाइट। विज्ञान की भाषा में इसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को
एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। अब देखो एरिथ्रोसाइट का अर्थ क्या होता है। एरिथ्रोसाइट का अर्थ होता है ऐसी जगह जो बीच में से कैसी हो, चपटे आकार की हो। कैसे आकार की हो? चक जैसे आप कभी सालासर गए होंगे तो आपने पेड़े खरीदे होंगे, तो वो बीच में से कैसा मिलेगा आपको? चपटा मिलेगा, है ना। तो जो स्तनधारी होते हैं उन सब की जो आरबीसी होती है वो किस आकार की होती है? चपटे आकार की होती है, बीच में से अंदर धसी हुई होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। ऐसी जगह जो बीच में से क्या हो? खाली हो, उस स्थान को, उसको क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो का मतलब होता है बीच में से खाली, और साइट का मतलब होता है स्थान। ऐसा स्थान जो बीच में से क्या हो? खाली हो, उसे क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। ठीक है। देखो स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारी जानते हो? स्तनधारी वे होते हैं जो अपने बच्चों को क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। स्तनधारी जो होते हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद है। कौन कौन से? जैसे ऊंट है, लांबा है, जिराफ है, वेकुना है, एल्पाका है। इनकी आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक उपस्थित होता है। जब हमने कोशिका पढ़ी थी उस समय बताया था जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, उसमें बीच में क्या होता है? केंद्रक। और इनकी में केंद्रक नहीं होगा तो बीच में से जगह क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। भाई केंद्रक होगा ही नहीं तो बीच में से जगह क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। इसलिए जो आरबीसी है इसे क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। ठीक है। तो स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। परंतु ऊंट, लांबा, जिराफ, वेकुना व एल्पाका, इसके अपवाद है, इसके अपवाद है। अर्थात इनकी आरबीसी में, अर्थात इनकी आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। ठीक है। मतलब स्तनधारी जो होते हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन अपवाद कौन कौन से हैं? ऊंट, लांबा, जिराफ, वेकुना और एल्पाका। इनकी आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक उपस्थित होता है या केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल। ठीक है। मानव में आरबीसी
120 दिन तक जीवित रहती है। मानव में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। यदि मैं आरबीसी का सबसे लंबा जीवन काल की यदि हम बात करूं तो आरबीसी का सबसे लंबा जीवन काल, आरबीसी का सबसे लंबा जीवन काल, कुत्ते में होता है। 124 दिन। 124 दिन। अब यदि मैं बात करूं आरबीसी का सबसे छोटा जीवन काल, सबसे लंबा किसका हो गया? कुत्ते का। कितने दिन? 124 दिन। मानव में कितना होता है? 120 दिन। आरबीसी का सबसे छोटा जीवन काल, आरबीसी का सबसे छोटा जीवन काल, सबसे छोटा जीवन काल, सबसे छोटा जीवन काल किस? चूहे में। जीवन काल चूहे में होता है, 42 दिन। कितने दिन? 42 दिन। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? अब बात करते हैं आरबीसी की मात्रा, मतलब 1 mm ब्लड क्यूब में आरबीसी की मात्रा, कि आरबीसी की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए। देखो, एक तो यदि आरबीसी कोई भी शरीर में जो चीज़ है यदि कम हो गई तो भी नुकसानदायक है, ज़्यादा हो गई तो भी नुकसानदायक है। तो वो किस में होनी चाहिए? लेवल में होनी चाहिए। ठीक है, तो आरबीसी की मात्रा, आरबीसी की मात्रा देखो, यदि मैं सबसे पहले महिलाओं की यदि हम बात करें तो 1 mm ब्लड क्यूब में इसकी मात्रा होती है 40 से 45 लाख। कितनी होती है? 40 से 45 लाख। महिलाओं में 1 mm क्यूब ब्लड में 40 से 45 लाख, 40 से 45 लाख होती है। 40 से 45 लाख होती है। पुरुषों की यदि मैं बात करूं, पुरुषों में 1 mm क्यूब ब्लड में 45 से 50 लाख, 45 से 50 लाख, 45 से 50 लाख होती है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें बच्चों में, बच्चों में 1 mm क्यूब ब्लड में 65 से 70 लाख, 65 से 70 लाख, 65 से 70 लाख होती है। गर्भवती महिला की यदि हम बात करें, गर्भवती महिलाओं में 1 mm ब्लड क्यूब में 1 mm क्यूब ब्लड में 78 से 85 लाख, 78 से 85 लाख होती है।
85 लाख होती है। देखो जो आरबीसी की मात्रा को बढ़ाने वाले विटामिन होते हैं वो विटामिन होते हैं विटामिन B6, B9 और B12, है ना। विटामिन B6, B9 और B12। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो होती है विटामिन B9, जिसे फोलिक एसिड भी कहा जाता है। फोलिक एसिड या ग्लूटोनिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। यह विटामिन जो होता है वो आरबीसी की मात्रा को बढ़ाने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको आरबीसी की मात्रा बढ़ाने के लिए फोलिक एसिड या ग्लूटोनिक एसिड की क्या दी जाती है, टेबलेट्स या गोलियां दी जाती है। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब देखो यदि इनमें से यदि कमी हो जाए, यदि शरीर में आरबीसी की कमी हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? आरबीसी की कमी को आरबीसी की कमी को एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया कहा जाता है। यदि शरीर में आरबीसी की कमी हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? एनीमिया, या इसे रक्तहीनता या रक्त अल्पता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अधिकतर जो व्यक्ति, अभी जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है तो कुछ जो लोग हैं वो बेहोश होके गिरेंगे। एक तो उनमें एनर्जी की मात्रा कम रहेगी और दूसरा किसकी मात्रा कम हो जाएगी? आरबीसी की। ठीक है, कमी को एनीमिया कहा जाता है। तो अधिकता को क्या कहा जाता है? पॉलीसाइथीमिया। क्या कहा जाता है? आरबीसी की अधिकता को पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। आरबीसी की अधिकता को क्या कहा जाता है? पॉलीसाइथीमिया। अब देखो कुल जो रुधिराणु होता है, रुधिराणु के कौन कौन से पार्ट बताए थे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, है ना। तो जो कुल रुधिराणु है उसका 90% क्या होती है? आरबीसी होती है। कुल रुधिराणु का 90% आरबीसी होती है। ठीक है, कुल रुधिराणु का लगभग 90% क्या होती है? आरबीसी। देखो मैंने बताया था कि जो प्लाज्मा है वो कुल रुधिर का कितना होता है? 55%। लगभग कितना होता है? 55%। तो पीछे कितना बचा? 45%। उस 45% का 90% क्या होती है? आरबीसी होती है। 45% का क्या होगा? 90% है वो क्या होगी? आरबीसी होगी। किसी कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो कोई भी व्यक्ति, आप कोई कभी पहाड़ों में घूमने के लिए कभी गए हो या किसी को जाते हुए देखा हो, तो यदि वो ऊंचाई पे जाते हैं तो उनके नाक से, कान से, मुंह से रक्त बाहर आने लग जाता है। आता है ना। आप कभी भी, आप जब भी आप फौज में भर्ती हो जाओगे तो जैसे सिक्किम है या ग्लेशियर है या ऊंचे जो पहाड़ी इलाके उधर भेजा जाएगा तो आपको हजाक से नहीं भेजा जाएगा। ऐसे कुछ दूरियां निर्धारित की गई रहती है कि आज 500 मीटर या 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर जाना है, उसके बाद में क्या करना है? रुक जाना है। ठीक है, उसके बाद में कम से कम 1 दिन या 24 घंटे या 36 घंटे रुकना है, उसके बाद में अगले स्टेप तक का चलना है। ठीक है, तो ऊपर जब भी पहाड़ी क्षेत्रों के जो लोग होते हैं उनकी जो आरबीसी है, रेगिस्तानी वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी अपेक्षा क्या होती है? ज़्यादा होती है। जैसे रेगिस्तान वाले होंगे उनमें मान लो कितनी है, अमूमन कितनी मानी जाती है? पुरुषों की यदि हम बात कर लें तो 45 से 50 लाख मानी जाती है। तो उनकी जो आरबीसी है वो आपको 48 से 52 के आसपास मिलेगी। कितनी मिलेगी? 48 से 52 के आसपास। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? हाँ जी, नहीं है?
चलो होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये कर दिया या चालू है? चलो ठीक है। आगे देखो, यदि हम बात करते हैं, अब लेते हैं WBC। WBC WBC को वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स या श्वेत रक्त कणिका के नाम से भी जाना जाता है, और इसे ही शरीर का प्रथम सैनिक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? WBC को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे शरीर की जो सुरक्षा की जो जिम्मेवारी है वो किसकी होती है? WBC की। जब भी रक्त में कोई, चाल रहे हो क्या? और चाल रहे हो? जब भी रक्त में कोई अनावश्यक बैक्टीरिया वायरस आके घुसता है, जब भी रक्त में कोई अनावश्यक बैक्टीरिया वायरस आके घुसता है, तो उसको सबसे पहले जो नष्ट करने का कार्य है वो कौन करता है? WBC करता है। इसलिए WBC को शरीर का प्रथम सैनिक कहा जाता है। जैसे आपने एक रोग सुना होगा, HIV, है ना? HIV तो वायरस है। एड्स नाम सुना होगा, तो एड्स का जो वायरस है वो कौन सा होता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये जो वायरस होता है वो होता है रिट्रो श्रेणी का वायरस। रिट्रो का अर्थ होता है बहरूपिया। रिट्रो का अर्थ क्या होता है? ये लैटिन भाषा का शब्द है रिट्रो। इसको अपनी भाषा में यदि हम अनुवाद करें तो इसका अर्थ निकल के आता है बहरूपिया। बहरूपिया का मतलब सांग बदलने वाला या रूप बदलने वाला। जैसे आपने देखा होगा बहरूपिया कई बार आता है, हनुमान जी बन के आता है, दूसरे दिन डाकण बन के आता है, तीसरे दिन राम बन के आ जाता है ना? जो भी है वो बन के आता है, तो मतलब बदलता रहता है, रूप बदलता रहता है। उसी हिसाब से जो HIV वायरस है वो क्या करता रहता है? अपना रूप बदलता रहता है, छुप छुप के गुरिल्ला वार करता है। गुरिल्ला वार में क्या होता है? सक्षम होता है, ठीक है। और जब इसकी तादाद ज़्यादा हो जाती है तो वो सबसे पहले किस पे अटैक करता है? WBC पे अटैक कर देता है। और जब WBC पे अटैक करता है और WBC को पूरी नष्ट कर देता है, तो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है या इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है, और इंसान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो कोरोना में यदि आपने सुना होगा तो सबसे पहले राजस्थान में जिस महिला की मृत्यु हुई थी वो HIV से ग्रसित थी। भीलवाड़ा की एक महिला थी। उनको देखो, जब भी HIV वायरस किसी व्यक्ति में प्रवेश करता है ना, HIV वायरस जब भी किसी व्यक्ति में प्रवेश करता है तो सबसे पहले किसको नष्ट करेगा? WBC को, जो शरीर का प्रथम सैनिक है। जैसे मान लो आज भी कोई आतंकवादी सबसे पहले मतलब अटैक करेंगे तो पहले किसको सल्टाएंगे? फौजियों को। किसको सल्टाएंगे? फौजियों को, क्योंकि वो रक्षक है ना? उसके बाद में आगे अंदर की जो प्रक्रिया है उसको क्या करेंगे? अंजाम देंगे। तो जब WBC पूरी नष्ट हो जाती है तो हमारा जो प्रतिरक्षा जो तंत्र है वो पूर्णतया क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और जब भी पूर्णतया नष्ट होता है तो कभी भी हमें जुकाम लगेगी या सर्दी लगेगी तो जो हमारा सर्दी जुकाम का राइनो वायरस है वो हमारे जो फेफड़े है या लंग्स वगैरह है उनको नष्ट करके हमारी जो कंप्लीट बॉडी है उसको क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। तो WBC को क्या कहा जाता है? वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स। वाइट ब्लड कॉर्पो सेल्स, या इसे श्वेत रक्त कणिका के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत रक्त कणिका। विज्ञान की भाषा में इन्हें कहा जाता है ल्यूकोसाइट। क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट। ल्यूको का अर्थ क्या होता है? सफेद, और साइट का मतलब होता है स्थान। ऐसा स्थान जो कैसा हो? सफेद हो, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। अब देखो, जो WBC होती है वो 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? WBC 5 प्रकार की होती है। एक नंबर मोनोसाइट।
मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। ठीक है, आप देखो डब्ल्यूबीसी जो है इसे क्या कहा जाता है? शरीर का प्रथम सैनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को शरीर का प्रथम सैनिक कहा जाता है। देखो अब आरबीसी की जो कमी थी उसे क्या कहा जाता है? एनीमिया। जबकि अधिकता को क्या कहा जाता है? पॉलीसाइथीमिया। अब जो डब्ल्यूबीसी की अधिकता है उसे कहा जाता है ल्यूकेमिया। क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया। और कमी को क्या कहा जाता है? ल्यूकोपीनिया। जैसे आपने नाम सुना होगा, अभी अभी हमने बात की थी, जैसे एचआईवी संक्रमण व टाइफाइड जो रोग होता है, उस रोग में डब्ल्यूबीसी की संख्या में अनियंत्रित रूप से क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है। जबकि जो रक्त कैंसर है या ब्लड कैंसर है, उसमें क्या होता है? डब्ल्यूबीसी की मात्रा में अनियंत्रित रूप से वृद्धि होती है। कैंसर किसे कहते हैं? अनकंट्रोल सेल डिवीजन एनी पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब शरीर के किसी भी भाग में या शरीर के किसी भी हिस्से में अनियंत्रित रूप से कोशिकाओं का विभाजन होना या कोशिकाओं का पुनर्निर्माण होना, वो क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। तो डब्ल्यूबीसी की अधिकता, डब्ल्यूबीसी की अधिकता को ल्यूकेमिया कहा जाता है। ल्यूकेमिया कहा जाता है। ठीक है, जबकि डब्ल्यूबीसी की कमी को ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। कहा जाता है। एक mm³ ब्लड में डब्ल्यूबीसी की मात्रा 6000 से 9000 तक होती है।
आप देखो, जैसे मान लो टाइफाइड रोग होगा, है ना, तो अभी हमने बात की थी कि जो टाइफाइड रोग होता है उसमें क्या होता है, WBC की जो मात्रा होती है उसमें क्या आती है, कमी आती है। तो मान लो यदि 6000 से 9000 ये ऑन एंड एवरेज माना गया, या मान लो किसी का आ गया 4000 के आसपास आ गया, तो क्या है, टाइफाइड है। ये मान लो अधिकतम इसकी संख्या मानी जाती है 11000, या किसी की चली गई मान लो 16000 के आसपास, तो कौन सा रोग है, रक्त कैंसर या ब्लड कैंसर। ठीक है।